नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। जातिवाद का जवाब हिंदुत्व। दरअसल ये बात हम क्यों कर रहे हैं और हमको ये बात क्यों करनी चाहिए? दरअसल हमारे देश में दो तरह की राजनीति हो रही है। एक राजनीति हम देख रहे हैं जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बाद पूरे देश में छाई है, वह हिंदुत्व की है। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व में एक उफान आया है और हिंदुओं को एक बार ऐसा लग रहा है कि वो अपनी हिंदू अस्मिता को जो है वो बड़ा करके देख रहे हैं और उनको अपने हिंदू होने पे नाज है। इसलिए वो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहले हम ये देखते थे कि इस तरह की बात कम होती थी। अब उसके बाद जब हिंदुत्व की बात हुई तो जाति के भीतर जाति है। असली में हमारी जातिगत अस्मिता इतनी गहरी होती है कि हम पहले जाति में बंटते हैं, फिर हम हिंदू मुसलमान किसी में बंटते हैं। अगर जो लोग धर्म को जानते हैं वो जानते हैं, यदि आप कहते हैं कि मुसलमान है तो मुसलमान हो सकता है कि एक वर्ग की तरह दिखे, पर जब आप उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो शेख सैयद मुगल पठान आपको मिलेंगे। उनके भीतर भी जो है रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं है। अगर आप हिंदुत्व में जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी बड़ा अंतर मिलेगा कि हिंदुत्व में जो है वो अलग अलग तरह के हिंदू हैं। हम बहुत सारे हिंदुओं को अपने बराबरी में नहीं बिठाते। इसीलिए हमारे यहाँ अगर हम कहें कि छुआछूत की बात आई, हमारे यहाँ कानून आए, हमने बहुत सारे लोगों को जो कहने को तो हिंदू थे पर उनको मंदिर में जाना मना था, उनको बराबरी से बैठना मना था, और इसको लेकर सरकार ने चिंतित हुई। हमारे देश के जो सबसे अग्रणी नेता थे महात्मा गांधी, वो इसको बहुत बेहतर से समझते थे। तो उन्होंने एक शब्द लाया, जो दलित लोग थे जिनको कि लोग दूरी बनाते थे, हरिजन। बाद में वो शब्द भी प्रतिबंधित करना पड़ा क्योंकि वो भी एक जाति का सूचक हो गया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक तरफ जाति है और दूसरी तरफ हिंदुत्व था। तो जो विपक्षी पार्टियां देखा कि उन्होंने कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये जो एक बड़ा दायरा है इसमें थोड़ा छेद किया जाए। तो छेद क्या होगा कि हिंदुत्व के भीतर में यदि हम जाति की बात करेंगे तो फिर मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा, कोई जो है वो कायस्थ हो जाएगा, कोई कुर्मी हो जाएगा, कोई यादव हो जाएगा और कोई अति पिछड़े में चला जाएगा। और फिर लोग अपने अपने नेता ढूंढेंगे और वो वोट बैंक में बटेगा। तो इस समय पूरे देश में ये दो तरह की बात हो रही है। तो लोगों ने देखा कि यदि ये हिंदुत्व की नाव पे सवार होकर भाजपा जो 2 सीटों से जाकर पूरे देश में 400 पार का नारा दे रही है, तो इसको कैसे निपटा जाए। तो ये बात शुरू हुई बिहार से। बिहार जो है, हम अगर पीछे जाएंगे तो हमको मंडल आयोग की बात करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। और बिहार से ये बात आई कि क्यों ना हम जातिगत गणना की बात करें। और जो बिहार के नेता थे नीतीश कुमार, उन्होंने, लालू प्रसाद यादव, ये सारे लोगों ने जातिगत गणना की बात की। और चूंकि ओबीसी के आरक्षण की भी बात हो रही थी, तो जिसकी जितनी संख्या उसको उतना अनुपात में रिजर्वेशन मिले, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में भरा गया। और उसी के चलते अब चूंकि हमारे देश में जो जनगणना होनी थी वो जनगणना अभी नहीं हुई और डिले हो गई है। तो अब ये राजनीतिक दल ये दबाव बना रहे हैं कि अब जो जनगणना हो उसमें जातिगत गणना हो। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि ये जातिवाद का बीज बोकर जो है ये समाज में फूट डाल रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान हैं। तो हम अभी इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि इस बारे में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, धार्मिक मुद्दों को उछालने का प्रयास कर रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को ट्वीट डिलीट करने पड़ रहे हैं। अपने वीडियो में इस तरह के बयान जो सुनने के बाद भी उनको लगता है कि शायद संविधान के हिसाब से सही नहीं है, ये बार बार देना मजबूरी बन गया है। जातिगत जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी डाइल्यूट करना चाहती है, जातिगत जनगणना का न्याय नहीं करना चाहती है। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्रियों के कुर्सियों से कराई जा रही है। जो मुख्यमंत्री संवैधानिक स्थान पे पद पे बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो प्रदेश में अपने क्या मिसाल कायम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो जातिगत जनगणना की बात करती है, कृपया करके ये बताए कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी तब नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी ने जिसका विरोध किया था, आज उनके प्रपौत्र राहुल गांधी जी क्यों उसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि जाति के आधार पर लड़ाना भिड़ाना कांग्रेस पार्टी का कार्य है। कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करती है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ पर कोई भी हमारे प्रदेश की शांति को भंग नहीं कर सकता। ये जाति के आधार पर लड़ाना कांग्रेस पार्टी की आदत है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चिता पर रोटी सेकने का कार्य कर रही है, बिल्कुल गलत है।
तो अभी आपने सुना कि दोनों का अपना अपना तर्क है। एक तरफ लगता है कि जातिवाद का बीज बोकर विपक्षी दल जो हैं, जिसमें राहुल गांधी टारगेट में है, क्योंकि वो नेहरू की परंपरा से आते हैं, इंदिरा तक आते हैं, और ये कहा है कि जातिगत गणना का उन्होंने विरोध किया था, तो अब राहुल गांधी या उनके लोग जो है वो जातिगत गणना की वकालत क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि पूरे देश में उस तरह से जब जातिगत गणना का विरोध हो रहा था तो हिंदुत्व की बात नहीं हुई थी, पर अब लोग हिंदुत्व के घोड़े पे सवार हैं, तो क्यों ना इनके घोड़े को, जो इनका अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा चल रहा है, इसको रोका जाए। तो ये पूरी कवायद दरअसल मुझे लगता है, या हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक से जुड़ी है। तो चलिए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता रवि वर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ गणेश पांडे जी जुड़े हैं पत्रकार, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी की प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी भी जुड़ी हैं हमसे, उनका स्वागत है। तो चलिए हम पहले जो हमारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी से ही बात शुरू करते हैं। पांडे जी, दरअसल ये जो कुछ बातचीत हो रही है, जातिगत गणना की मांग लगातार हो रही है, और अब तो जो एनडीए में शामिल दल हैं वो भी कह रहे हैं कि जो बिहार से और यूपी से आते हैं कि सब जातिगत गणना होनी चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा को लग रहा है कि ये समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो ये इसमें दरअसल इसके पीछे की मंशा क्या है? गणेश जी, माइक चालू कर लीजिएगा प्लीज। गणेश जी, आपका माइक बंद है। जी चलिए गणेश जी, जब तक मैं गणेश जी से बात करूं, गणेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक बंद है गणेश जी। चलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ चलता हूं। रवि वर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो जातिगत गणना की बात राहुल गांधी से लेकर बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, तो आप जातिगत गणना करा के क्या हासिल कराना चाहते हैं? और क्या जातिगत गणना से, जैसा कि भाजपा के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा था कि क्या जातिगत गणना से, और ख़ास करके बिहार में ये बात उठी थी कि क्या जातिगत गणना से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? क्या जातिगत गणना, जब जात पता चल जाएगी तो आदमी के आर्थिक हालात बदल जाएंगे? तो ये क्या मसला है और आप कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्या है? रवि वर्मा जी। हाँ, और पूरे देश के सर्वांगीण विकास में अगर हम देखेंगे इसकी हिस्सेदारी, उसकी हिस्सेदारी अगर हम देखते हैं तो उन समाजों के की गणना नहीं होगी। देश की जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, उन योजनाओं में उनके लाभ संबंधित जो योजनाएं हैं, उनके जीर्ण उद्धार के लिए, उनके अस्तित्व के लिए, उनके जो सामाजिक संरचना की बात है, अगर उनके उत्थान के लिए हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना चाहते हैं तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर जातिगत गणना हो जाएगी इस देश में खास तौर तो दिक्कत क्या है? अगर एक अच्छी गणना के साथ हम उनके लिए अच्छी योजना बना पाएंगे, दे सकते हैं या रोजगार के अच्छे अवसर दे सकते हैं उन्हें, तो इसमें दिक्कत क्या है? जी, तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गुंजन जी, ये एक स्लोगन है कि जिस जाति का जितनी संख्या होगी उसको उतना जो है योजनाओं का, भविष्य में जब योजना बनेगी तो योजना बनाने में हम ये देखेंगे कि कौन सा समाज पिछड़ा हुआ है, कौन सी जाति पिछड़ी हुई है, तो जो आर्थिक कार्यक्रम बनेंगे भविष्य में उनके लिए उस तरह का प्रावधान किया जाएगा। तो अभी क्या व्यवस्था है? क्या नीति आयोग इस तरह की चीज़ों को, अभी तो जनगणना ही नहीं हुई, तो अभी तो हमको ये नहीं मालूम है कि 2011 के बाद हमारे देश में क्या कुछ हुआ है। और अगर ये हो भी जाएगी और जातियों को भी शामिल कर लिया जाएगा, अभी SC ST को तो शामिल किया ही जाता है, पर खास करके मामला है OBC का, तो यदि इनको शामिल कर लिया जाएगा तो क्या ऐसा लगता है कि भविष्य में इनके हालात बदलेंगे? गुंजन जी का माइक बंद है। गुंजन जी के तो बहुत डिबेट में रोज बैठती हैं।
आपका माइक बंद है गुंजन जी। गुंजन जी आपका माइक, आप माइक ऑन कीजिए ना। गुंजन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप अपना माइक तो चालू कीजिए। तो जब तक हमारे साथी जो हमारे साथ इसमें भाग ले रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, तब तक हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर जो भाजपा अभी तक जिस कार्ड पे सवार है या हिंदुत्व की बात कर रही है, और बहुत सारे लोग जो प्रो भाजपाई हैं या जो उसके अनुसांगिक संगठन हैं, वो कई बार ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उनको लगता है कि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ये एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और वो हिंदुत्व की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इससे लड़ने के लिए या इसके मुकाबिल जो है जातिवाद का एक कार्ड अभी है, जो कि जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी कि मंडल आयोग की जब सिफारिशें आई थी तो उसके बाद देश में जो कुछ हुआ था उसको लेकर भी लोग वो भूले नहीं हैं। तो जातिवाद कहीं ना कहीं समाज को बांटेगा। हमारा समाज जो है अलग अलग चीज़ों में विभक्त है। हम जाति में विभक्त हैं, उपजाति में विभक्त हैं। यदि हम ब्राह्मण हैं तो उसमें कोई सरयू पारी है, तो कोई कानकुब्ज है, कोई जिजोतिया है। अगर हम कुर्मी हैं तो हम मनवा कुर्मी हैं कि हम दूसरे कुर्मी हैं। अगर हम मुस्लिम हैं तो उसमें भी ये बात महत्वपूर्ण है कि हम शेख हैं कि सैयद हैं कि मुग़ल हैं कि पठान हैं। अगर हम सिख हैं तो उसमें भी अलग अलग समाज हैं। तो दरअसल हमारी पूरी जो सामाजिक जातिवादी व्यवस्था थी, अगर हम अपनी जातिवादी व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ जातियाँ अपने काम के आधार पर बनी थी। जो लोहार का काम करता था वो लोहारी का काम करता था, वो लोहार था। जो लकड़ी का काम करता था वो बढ़ई था। जो राजमिस्त्री था वो कुम्हार था, या कहना चाहिए कि कर्मकार था। अलग अलग जाति के लोग जो हैं वो एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे पूरे गांव में एक आत्मनिर्भर गांव बने और सब लोग मिलजुल के रहें। बाद में धीरे धीरे वो जो काम था वो जाति में कन्वर्ट हो गया और जातियाँ उपजाति में कन्वर्ट हो गई। और जो लोग हिंदू हैं, अब इसमें यह भी बहुत बार बात आती है कि आदिवासी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू हैं कि नहीं है, वो उनके तो देवी देवता अलग हैं। इस तरह की बहुत सारी बातचीत होती। तो हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ है, और हमारे समाज में हिंदुत्व की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। तो यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी एक देव को पूजो। आप यदि ईश्वर को नहीं पूजते, आप निराकार को मानते हो तो भी आप हिंदू हो। आप शंकर को मानते हो तो हिंदू हो, आप राम को मानते हो तो हिंदू हो। तो हमारा समाज बहुत लिबरल समाज है, और इस समाज में अब ये इस तरह का एक विमर्श हो रहा है, या कहना चाहिए विवाद हो रहा है, और राजनीतिक दल इसमें बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी बातचीत की ओर लौटते हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी से हम इस पे बातचीत करेंगे। गणेश जी। जी बोलिए। क्या है, जातिवाद की जो कांग्रेस और विपक्षी दल की जो मांग चल रही है केवल चुनावी एजेंडा है। कांग्रेस ने कभी जातिवाद, आपको ध्यान हो पुराना नारा था ना जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, ये नारा कांग्रेस भूल गई। एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से राम मंदिर, अयोध्या और नरेंद्र मोदी का जो है मास लीडर बने हैं, तो कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी और विपक्षियों को लगने लगा है कि जातिवाद की मांग पे वोट जो जिस तरीके से हासिल हो रहे हैं, तो अब जातिवाद के आधार पर बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने जातिवाद का नारा आलापा है। और इसी के कार्ड में बीजेपी के चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो या जो है मोहन यादव है, इन्होंने भी हिंदुत्व के लिए जो है कि भारत में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा, इस तरीके नारों का जो है फिर हवा दी जा रही है। एक प्रकार से ये केवल चुनावी एजेंडा है, और चुनावी एजेंडा के आधार पर ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जी, तो सही कह रहे हैं आप कि ये चुनावी एजेंडा है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। गुंजन चौकसे जी, मैं आपसे चाहूँगा कि ये जिस तरह से अभी हमारे गणेश पांडे जी कह रहे थे कि चाहे वो पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो, एक चुनाव के समय नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं गुंजन जी? देखिए सुभाष जी,
भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, विचारधारा सर्वोपरि। और इस विचारधारा में जो मूल मंत्र है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा साथ की बात की है। वही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जिस पार्टी ने कितने वर्षों तक देश पे राज किया है, वो पार्टी ने हमेशा विभाजन की बात की है। कभी ये हिंदू मुसलमान के विभाजन की बात करते हैं, धर्मों के नाम पर विभाजन की बात करते हैं, जाति के नाम पर विभाजन की बात करते हैं। आपने सुना होगा ये रंगों के नाम पे भी अब विभाजन की बात करने लगे हैं। तो ये बहुत दुखद है कि विभाजन की रणनीति अपनाने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस का चंद वोट बैंक के लिए इन्होंने अपनी राष्ट्र हित को भी पीछे रखा है, सबके साथ को हमेशा पीछे रखा है। आज मेरा सवाल है उनसे, ये जाति की जो बात करते हैं, जाति जनगणना की, आज अगर राहुल गांधी से भी उनकी कोई जाति पूछेगा तो वो बता नहीं पाएंगे। ये जाति जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, हिंदू समाज को बांटने की बात करते हैं। मैं उन्हीं राहुल गांधी जी और कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि कितने ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दे दिए हैं, कितने ओबीसी आप बताएं प्रतिनिधि कांग्रेस के आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हैं, कितने ओबीसी कांग्रेस के पद पर लोग बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी के आप देखें 18 से 20 मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के वो ओबीसी दिए हैं उन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर एक प्रमुख पद पर एक ओबीसी को वहां पर विभाजित किया है। अगर हम एक जाति की बात करते हैं तो हमने तो जनजाति, आज हम सब जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी वहां पर एक सर्वोच्च पद पर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति के नाम पे बांटने की कोशिश नहीं करती, सभी को समान अधिकार और सभी को समान राइट, लायबिलिटी सब में यकीन रखने वाली पार्टी है। जी गुंजन जी, में यकीन रखने वाली पार्टी है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जी जी, तो फिर सुनिएगा, आप बिल्कुल सही कह रही कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और आपने बताया कि भाजपा ने बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं ओबीसी से बनाए, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, ये सब किया। तो यदि ये गणना हो जाएगी जातिगत तो इसमें तो भाजपा ही आगे रहेगी, क्योंकि तो उसी ने सब लोगों को किया। ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर भाजपा जातिगत गणना का विरोध क्यों कर रही है? देखिए सुभाष जी, यही फर्क है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए अपने हिंदू राष्ट्र को बांटने की कोशिश नहीं करती। सबको समान अधिकार मिले। हमने सिर्फ 4 जातियों की बात की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर आपको विकसित राज्य बनाना है, आपको राम राज्य बनाना है, तो सिर्फ देश की 4 जातियों को सशक्त होना पड़ेगा। वो है युवा, किसान, गरीब और महिला। हम सिर्फ इन 4 जाति के कल्याण में यकीन रखते हैं। हम धर्मों के हिसाब से बांटने में, जाति के हिसाब से बांटने में यकीन रखने वाली पार्टी नहीं है। हमारे लिए अगर युवा सशक्त है, गरीब अगर उस देश का कल्याण हो चुका है, किसान का कल्याण है, महिलाएं सशक्त है, तो उस देश को सर्वोपरि बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उस देश को विकसित राष्ट्र 2047 की श्रेणी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी रवि जी, ये जो गुंजन जी कह रही हैं, तो आप लोग जाति के आधार पे देश को बांटना चाहते हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे, आप एक भी नहीं रहना चाहते, नेक भी नहीं रहना चाहते। आपकी परंपरा में नेहरू जो है जातिवादी गणना के खिलाफ थे। अब राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उनको जातिगत गणना के पक्ष में परचम लेके चलना पड़ रहा है? देखिए, मैंने कहा और अभी कह रहा हूं इस बात को कि देश की जो परिस्थितियां हैं, देश की जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, आज उनके अच्छे बेहतर सुदृढ़ जीवन के लिए अगर हम उनकी गणना करके उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी जो सोच है, जो मनुस्मृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो सावरकर जैसे लोग हैं, जो तिरंगे से नफरत करते थे, जिनको तिरंगे के रंगों से नफरत थी, और एक जातियों से भी नफरत है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि देश की समूची विकासशील परिस्थितियां है वो कभी बने। ये तो देश बेचो वाले लोग हैं। सबका साथ सबका विनाश। अमृतकाल में जिस तरीके से आदिवासियों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार दलितों का उतार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मध्य प्रदेश को खुद घटनाएं होती है। लेकिन इस मध्य प्रदेश के मुखिया एक बड़बोले मुखिया के केवल की बातें कर रहे हैं। अपने एक ऐतिहासिक जो है एक सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में लगातार कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। गुंजन किसी भी प्रकार की
बोला जी जा रहा है। ठीक है रवि जी, हम गणेश जी के पास चलते हैं। गणेश जी, एक बात हो रही है कि अभी बांग्लादेश की घटना के बाद में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो जय श्री राम और श्री जय श्री कृष्ण कहना होगा। तो ये जो इस तरह की बातचीत हो रही है कि एक मुख्यमंत्री के पद से इस तरह की बातचीत की जा रही है, जिसको कांग्रेस आपत्ति ले रही है और वो कह रही है कि ये जो इस तरह का जो बोला जा रहा है ये ठीक नहीं है। ये जो कुछ चीज़ें घटित हो रही है, इसको जातिगत गणना या हिंदुत्व से जोड़कर बातचीत हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत मुश्किल है। गुंजन जी चलिए, अभी रवि जी जब तक हमारे वरिष्ठ पत्रकार बात करें, आप ही जो है बोलिएगा। सुभाष जी, आपने जो बात रखी कि मुख्यमंत्री के पद से इस तरीके की बात हो रही है, मेरा सवाल दूसरा है। कांग्रेस को दिक्कत क्या है? अगर जय श्री राम बोलने की बात आ रही है, जय श्री कृष्ण बोलने की बात आ रही है, तो कांग्रेस की आपत्ति क्या है? पहले कांग्रेस इस आपत्ति पे बात रखे। इनके राहुल गांधी संसद में खड़े होके हिंदू हिंसा से कह सकते हैं, आप हिंदुओं पे टिप्पणी कर सकते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया कह सकते हैं, आप इनके इंडी गठबंधन के नेता सनातन के खिलाफ बात कर सकते हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कन्या पूजन को नाटक नौटंकी कह सकते हैं, तब कांग्रेस सवाल नहीं खड़ा करती। महिलाओं का जब अपमान होता है तब कांग्रेस सवाल नहीं खड़ा करती। आज कलकत्ता में जो जघन्य अपराध हुआ है और जिस तरह वहां पे राजनीति हो रही है, तब कांग्रेस सवाल नहीं खड़ा करती। आज जब राम और कृष्ण का नाम लेने को कह रही है तो कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया। ये कांग्रेस को प्रभु श्री राम से दिक्कत क्या है? प्रभु श्री राम को एफिडेविट के माध्यम से काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस को दिक्कत है। हमारे जब हिंदू समाज की बात होती है, सनातन की जहाँ बात होती है, तो कांग्रेस को दिक्कत होती है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ चंद वोट बैंक के खातिर, कुछ वोटों के खातिर राजनीति कर रही है। क्यों भाई रवि जी, आपको क्या भगवान राम की जय बोलने से, जय श्री कृष्ण बोलने से आपत्ति है क्या? देखिए, किसी को आपत्ति नहीं है और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कहता है जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन श्री राम की आड़ में जिस तरीके से हिंसक घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जिस तरीके चलिए, मैं समझता हूँ आज जो है हमारा डिबेट उसी तरह थोड़ा उलझ गया। जैसा कि हमारा विषय है कि हिंदुत्व भारी है या जातिवाद, तो हमको लग रहा है कि तकनीक जो है वो थोड़ी इन सब पे भारी पड़ रही है और हम कहीं ना कहीं उस तरह से विश्लेषित नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसमें अपने जो साथी जुड़े हैं उनके विचार बहुत साफ तरीके से जो आना चाहिए थे वो किन्हीं कारणों से नहीं आए। बहरहाल हमने एक गंभीर मुद्दे पर बातचीत की कि जातिवाद का जवाब हिंदुत्व है, तो मुझे लगता है कि दरअसल हिंदुत्व का जवाब जो है वो जातिवाद है। अब ये सब अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं और चूंकि अब चुनाव आएंगे और जनगणना होना है, तो जनगणना तो जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे आंकड़े निकलेंगे। अब उसमें जातियों का समावेश होता है या नहीं होता, ये भविष्य में देखने की बात है। नमस्कार।